नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 63A एक नज़रसानी दरख्वास्त का जो फैसला किया है, इस फैसले के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया फड्डा डाल दिया है। तो ये क्या डेवलपमेंट हुई है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर है, जजेस फैसला दे के मुनर्रफ हो गए हैं, अपने फैसले से मुकर गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ दीगर खबरें भी हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी कि खान साहब को दो टोक जवाब दे दिया गया है, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया है। और जो तहरीक इंसाफ का फैसला है, गो कि वो फैसला भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का है कि 4 अक्टूबर को हमने डी चौक पे एहतजाज करना है, लेकिन इस मामले पर भी खौफनाक तसादम का ख़तरा है, क्योंकि हुकूमत ने भी अल्टीमेटली फैसला कर लिया है कि इस एहतजाज के साथ कैसे निपटना है, क्या इंतज़ाम किए गए हैं। तो इस खबर की तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप जानते हैं कि 4 समातों के बाद जो 17 मई 2022 के आर्टिकल 63A के हवाले से जो सदारती रेफरेंस था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला, और फिर 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला जारी किया गया। इस फैसले के खिलाफ जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हुई, आज 5-0 के तनासब से, यानी मुतफ़िका तौर पे जो 5 रुकनी लाजिर बेंच था, उसने नज़रसानी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया। और जो पहला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि 3-2 के अक्सरियत से तनासब से दिया गया था कि आप वोट तो डालेंगे, लेकिन आपका वोट जो है वो गिनती में शुमार नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला रिवर्स कर लिया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की अर्लियर पोजीशन थी, यानी आईन पाकिस्तान को 17 मई 2022 की पोजीशन से की जो पहली पोजीशन थी 17 मई 2022 से पहले की, उस पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया। अब इसमें नाज़िर खान साहब ने, जैसे यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, एक और एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई और एक नई कार्रवाई डालने की इमरान खान साहब ने कोशिश की है। अब नाज़रीन, इस तरह की जो दरख्वास्तें होती हैं, ये जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है अदालती फैसले के बाद, ऐसी दरख्वास्तें नाज़रीन हमारे जुडिशल सिस्टम में जो बेवकूफ़ दरख्वास्तें होती हैं, ये जुर्माने के साथ खारिज होनी चाहिए। अब क्या दरख्वास्त दायर की गई है? दरख्वास्त नाज़रीन दायर की है, अब केस में तो इमरान खान साहब ने अली ज़फ़र साहब को अपना वकील बना के भेजा, खान साहब खुद दरख्वास्त गुजार थे, और इससे पहले जब मरकज़ी मुकदमा था वहाँ पे तहरीक इंसाफ दरख्वास्त गुजार थी। यानी हर स्टेज पे आप अपना जो एप्लीकेंट है, जो दरख्वास्त गुजार है, उसको चेंज कर रहे हैं। पहले तहरीक इंसाफ को लेके आते हैं, नज़रसानी में इमरान खान साहब खुद आ जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के नज़रसानी केस के फैसले के बाद वोट ना डालने वाला जो कदगम थी, उस रुकावट को आज कलअदम करार दे दिया गया। अब एक नई दरख्वास्त पीटीआई के रहनुमा दायर करते हैं। कौन दायर करते हैं? जनाब अलीम आदिल शेख साहब दायर, फिरदौस शमीम नकवी साहब दायर करते हैं। और तीनों दरख्वास्त में नाजरीन आप देखेंगे जो कॉमन चीज़ है कि तीनों दरख्वास्तों में वकील जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब है। अब ये नई दरख्वास्त क्या है? ये नई दरख्वास्त नाज़रीन वही जो पिछले 3 दिन से कमरा अदालत में अली ज़फ़र साहब एतराज़ करते रहे, कमेटी के ऊपर एतराज़ करते रहे, जजेस की जो कमेटी की रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है उस पर एतराज़ करते रहे, कमेटी के फैसलों के ऊपर एतराज़ात उठाया गया कि ये गैर कानूनी कमेटी है, इसका जो बेंच बनाया गया है वो भी वैलिड नहीं है। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको जनाब क्यों नहीं शामिल किया गया, ये भी एतराज़ उठाया गया। और उनकी जगह पे नईम अख्तर अफगान साहब को क्यों शामिल कर लिया गया, इस पर भी एतराज़ उठाया गया। तमाम एतराज़ात को एड्रेस किया गया, लेकिन वो होता है कि पंगा डालना और फैसले के बाद मजीद लिटिगेशन शुरू कर देना। पिछले दिनों मंसूर इरशाद साहब ने कहा था, गालिबन किसी तकरीब से खिताब करते हुए, कि हम बेसिकली कानूनी चाराजोई करने वाली कौम हैं। यानी एक मुकदमे से निकलते हैं, दूसरे मुकदमे में घुस जाते हैं। हमारे पंजाबी में, हमारे बहावलपुर में तो ऐसा जो शख्स होता है, जो हैबिचुअल होता है दरख्वास्तें दायर करने का, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ, अपने हमसायों के खिलाफ, अपने अजीज़ों के खिलाफ, अपने दोस्तों के खिलाफ या अपने मुखालफिन के खिलाफ, उसके नाम के साथ केस ही लगा दिया जाता है। यानी अगर आपका नाम रशीद है, मोहम्मद रशीद है,
तो आपको कहा जाएगा कि मोहम्मद रशीद केसी, बेस का तो काम ही ये है, एक मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा कर देना, कभी ए के खिलाफ, कभी बी के खिलाफ, कभी एक्स के खिलाफ, कभी वाई के खिलाफ। तो यहाँ पर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी भी यही कर रही है, यानी केस पे केस फाइल कर रहे हैं। अब जो नई दरखास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, उसमें फेडरेशन को फरीक बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार साहबा को फरीक बनाया गया है, और उसमें वही एतराज़ात जो नजर सानी की दरखास्त में लिए गए, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने वही एतराज़ात उठाए हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद नई कमेटी बनी है, नई कमेटी में मुनीब अख्तर साहब को चेंज करके अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल कर लिया गया, तो ये हो नहीं सकता था। और फिर इसमें कहा गया कि कमेटी इजलास में मंसूर शाह साहब शरीक नहीं हुए, तो लिहाजा ये इजलास भी गैर कानूनी था। कमेटी का 3 अरकान पूरे नहीं थे, कोरम पूरा नहीं था। और फिर ये एतराज़ उठाया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों नहीं शामिल, जस्टिस मुनीब अख्तर को ऑथर जज थे, बेंच में क्यों नहीं शामिल किया गया, और नईम अख्तर अफगान साहब की जो शमूलियत है उसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया गया। अब इस पूरी दरख्वास्त को नाज़रीन जो एतराज़ात उठाए गए हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये पहले भी आप रेज़ कर चुके हैं। आज 5 रुकनी बेंच ने उसको एड्रेस कर दिया है। अब 5 रुकनी बेंच के इस फैसले के बाद इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है नई दरख्वास्त में कि ये तो मफाद आमा का मुकदमा है, अवामी अहमियत का मुकदमा है, बुनियादी हकूक़ का मामला है, तो लिहाजा इसमें जो नया खेल खेलने की कोशिश की गई वो एग्जैक्टली नाज़रीन यही है कि पहले वाले सवालात को दोबारा से दोहरा दिया गया। अब इस कमेटी के खिलाफ जो नई दरख्वास्त दायर की है, या नजर सानी के फैसले के बाद जो नई दरख्वास्त आई है, इसमें क्या मांगा गया है कि कमेटी के जो फैसले हैं उनको गैर कानूनी करार दिया जाए। प्रैक्टिस प्रोसेस कमेटी के जो फैसले हुए उसमें जो बेंच बना, मुनीब अख्तर साहब को तब्दील करके अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया, मंसूर शाह साहब नहीं आए। इस कमेटी के तमाम फैसले कलअदम किए जाएँ और इस कमेटी के फैसलों की रोशनी में जो समाअत हुई है या कोई जजमेंट दी गई है उसको भी गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया जाए। जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि ऐसी दरखास्तें जो बेवकूफ़ होती हैं, फ्रिवलेस एप्लीकेशन होती हैं, ये जुर्माने के साथ खारिज होनी चाहिए। अब देखते हैं ये दरखास्त जो है ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इस पर फर्दर क्या होता है, लेकिन मेरे नज़दीक ऐसी दरखास्तें पेनल्टी के साथ खारिज होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से जजेस अपने फैसले से मुनरिफ हो गए। आज जो नाज़रीन नज़र सानी केस का फैसला आया है, इस फैसले के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट सामने आए हैं जिससे यह पता चला है कि वो जज साहबान जो मेंबरान पार्लियामेंट को ये करार देते रहे, यानी जो 63A का मुकदमा ओरिजिनल जब बंदियाल साहब ने सुना था, उस बेंच ने जो फैसला दिया था 3-2 के तनासब से, मेजॉरिटी जज साहबान ने ये राय दी थी ग़ालिबन पैराग्राफ नंबर 107 में कि जो मेंबर पार्लियामान होते हैं ये तो बेज़मीरे होते हैं, यानी इनका तो ज़मीर नहीं होता, तो लिहाजा ये पार्लिमानी पार्टी की जो डायरेक्शन है इसको वायलेट नहीं कर सकते, इससे इनराफ नहीं कर सकते, और इन्हें हर हाल में ये जो बेज़मीरे अरकान पार्लिमान हैं इन्हें पार्लिमानी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। अब मैं इस पे हैरान हूँ कि ये जो नजर सानी सुप्रीम कोर्ट बाहर लेके आई है, ये तो नजर सानी की दरख्वास्त अरकान पार्लिमान को लेके आनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको ये कह रहे हैं कि इनका ज़मीर ही नहीं है, ये बेज़मीर के लोग हैं। और फिर एक तरफ आप इस बात को एडमिट करते हैं कि राइट ऑफ वोट है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि ये बेज़मीरे हैं, लेकिन तीसरी तरफ आप खुद क्या कर रहे हैं? अपने फैसले से जज साहबान खुद क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि अरकान पार्लिमान को भेड़ बकरियां बना दिया गया। वैसे तो अदालतों में ये रिमार्क्स होते हैं कि अरकान पार्लिमान को भेड़ बकरियां तो नहीं, पार्टी सदर कहे उसके पीछे वोट डाल दे, लेकिन इस फैसले के जरिए तो उनको भेड़ बकरियां बना दिया गया ना कि आप पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन उसको वायलेट नहीं कर सकते। अच्छा, वो वायलेट नहीं कर सकते, अरकान पार्लिमान अगर अपनी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो डिफेक्टर कहलाएंगे, वो डी-सीट हो जाएंगे, वो नाअहल कहलाएंगे। अब जज साहबान अगर खुद अपने फैसले से इनराफ करें कि 3 साल पहले आप क्या कह रहे थे या 8 साल पहले आप क्या कह रहे थे, आज आप नया व्यू लेते हैं, तो फिर आप भी तो डिफेक्टर निकले, आपने भी अपनी पोजीशन से इनराफ किया, पहले वाली पोजीशन से पीछे हट गए या मुकर गए। अब नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में 2 चीज़ें अदालत के सामने रखी गई जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल है नाज़रीन। एक तो नाज़रीन 2015 में जस्टिस बंदियाल साहब ने यह राय दी 18वीं तरमीम 21वीं तरमीम के केस में कि ये जो आर्टिकल 63A है इसमें जो लिखा गया है ना कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन होती है, उसमें जस्टिस बंदियाल साहब ने यह राय दी थी, अपना ये फैसला दिया था कि पार्लिमानी पार्टी कोई चीज़ नहीं होती, असल में पार्टी सरबराह होता है,
اور یہ بات बंदयाल साहब ने बिल्कुल ठीक लिखी। हमारे मुल्क में पार्लिमानी पार्टी की क्या वक़्त है, बेशक आपके 150 पार्लिमान कौमी असम्बली में बैठे हों, पार्टी हेड आपको डायरेक्शन देता है। पार्टी हेड आपको बताता है कि आपने इस इशू के ऊपर वोट किसको पोल करना है। क्योंकि अगर आपके 100 लोग जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हैं किसी भी सियासी जमात के, तो 1000 लोग पार्टी के बाहर भी बैठे होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि पार्लिमानी पार्टी अपना अलग से फैसला करे और वो ऐसा फैसला करे जो पूरी सियासी जमात के विजडम के राय के खिलाफ हो। ये तो एक तरीके से एक सियासी जमात पे एक छोटे से सेगमेंट का जो है वो इंक्रोचमेंट होगी, उसकी अपनी मनमर्जी होगी। तो ये जो कहा जा रहा है ना, जो बंदयाल साहब ने अपनी पहली 2015 में राय दी थी, वो बिल्कुल ठीक थी कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं एक शख्स के गिर्द रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं एक सियासी सरबराह के गिर्द। तो लिहाजा जो भी डायरेक्शन आती है वो पार्टी सरबराह के जरिए नीचे आती है। तो पार्लिमानी पार्टी को डायरेक्शन भी पार्टी सरबराह देता है। अब इस राय को जाके जब ये सदारती रेफरेंस आया आरिफ अलवी साहब वाला, बंदयाल साहब ने चेंज कर लिया और क्या कहा कि वो जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक तरीके से पढ़ा नहीं गया था, उसकी अंडरस्टैंडिंग में गलत हुई है। असल में पार्लिमानी पार्टी होती है जो अरकान असम्बली को डायरेक्शन जारी करती है। अब आप मेंबर पार्लियामेंट को आप बेज़मीरा भी कह रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि वो मुनरफ नहीं हो सकता, पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर तो आप भी मुनरफ हो गए और अपनी राय से मुनरफ हो गए। और दूसरी मिसाल नाज़रीन जो पेश की गई कमरे अदालत में, मैं खुद से नहीं कह रहा, कमरे अदालत में बताया गया, वकला की जानिब से बताया गया, शहजाद शौकत साहब ने बताया। दूसरी राय ये पेश की गई इजाजुल एहसन साहब, जिन्होंने 63A के फैसले के ऊपर दूसरे वो जज थे। 3-2 के फैसले में दूसरे जज इजाजुल एहसन साहब, पहले जज बंदयाल साहब और तीसरे मुनीब अख्तर साहब जिन्होंने यह फैसला तहरीर किया। तो इजाजुल एहसन साहब के हवाले से आज अदालत में यह आर्गू किया गया कि 2021 में ये एक मिनॉरिटी नोट लिख चुके हैं जनाब इजाजुल एहसन साहब, जिसमें इन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप रीड इन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के जो मायने हैं उसको आप लफ्जी कुछ और मायने नहीं पहना सकते, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज को कोई और मायने पढ़ाएंगे, रीड इन करेंगे या रीड आउट करेंगे, तो ये इसके जो नताइज हैं वो बड़े खौफनाक होंगे। तो खौफनाक नताइज नाज़रीन हमने देखे कि जब ये 63A का फैसला दिया गया और ये डिक्लेयर किया गया कि वोट गिनती में शुमार नहीं होगा और बंदा भी डीसीट हो जाएगा, तो क्या हुआ? पंजाब की हुकूमत गिर गई, हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हो गया, एक सूबे से एक जमात को उसकी हुकूमत से महरूम कर दिया गया, एक रुकने पंजाब असम्बली को वजारत आला से महरूम कर दिया गया। तो नताइज तो बड़े ख़तरनाक आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इजाजुल एहसन साहब जो 2021 में कह रहे थे, वो 2022 में अपनी राय से क्यों मुनरफ कर गए, उससे यूटर्न ले गए। अब कोई सवाल करने वाला है कि हमारे मुल्क में जो इस तरह का जुडिशल ओवररीच होता है, डिक्टेटर आते हैं, शब खून मारते हैं, आइन को सबुताज करते हैं, आइन को मुअत्तल करते हैं, आइन को उठा के फेंक देते हैं, उसको अदलिया प्रोटेक्शन फराहम करती है, इंडोर्स करती है उसको। तो क्या अगर एक डिक्टेटर के खिलाफ कार्रवाई आर्टिकल 6 की हो सकती है, तो यहाँ पर जो जजेस हैं अगर यहाँ पर भी कोई कार्रवाई का एक चीज़ लेके आई जाए तो मेरे ख्याल से ये जुडिशल ओवररीच वाला सिलसिला भी रुक जाएगा। तो ये भी नाज़रीन एक मामला है जो मैंने आपके सामने एनालिसिस करके चीज़ें आपके सामने रखनी थी। अब इस फैसले के ऊपर नाज़रीन जो डिस्कशन की जा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है जी, ये इस फैसले के ज़रिए हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी गई। ये जो लोग कहने वाले हैं कि 2000 जब ये फैसला दिया गया 2022 में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आने पे, ये तो जी इमरान खान साहब का मैंडेट था। सवाल नाज़रीन ये है कि खान साहब का मैंडेट कहाँ से आ गया? खान साहब जब 2018 का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, 2018 का इलेक्शन लड़ने से पहले उठा के चुन के इलेक्टेबल्स जिनकी पॉकेट्स में अपना 50 हज़ार वोट होता है, खान साहब की जमात में शामिल करवाए गए। तो वो तो इलेक्टेबल्स का वोट था। ऐसे दर्जनों लोग शामिल करवाए गए। वो तो इलेक्टेबल्स का अपना वोट होता है, किसी सियासी जमात का वोट नहीं होता, उसकी अपनी शख्सियत का वोट होता है। और फिर इलेक्शन के बाद जो आज़ाद अरकान थे उन्हें भी जहाज़ों में भर के, जहांगीर तरीन के जहाज़ में भर के तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया। वो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कहाँ से हो गया? वो भी कोई इलेक्टेबल थे, अपने इलाकों में आज़ाद हैसियत में जीत के आए थे। तो ये कंसेप्ट ही गलत था। ये तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, ये निराफ नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि उन इलेक्टेबल्स को
उन आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ में पार करवाया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी असल शक्ल में बहाल हुआ है, और जो इससे पहले आर्टिकल 63A का फैसला था वो तजादात से भरपूर था। एक नाज़रीन ये मामला हो गया। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है इस्लामाबाद में एहतजाज का कि 4 अक्टूबर को डी चौक पे हमने एहतजाज करना है। और इसके पीछे भी, इस फैसले के पीछे भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं, और उन्होंने अपनी जमात को वार्निंग दे रखी है, अल्टीमेटम दे रखा है कि आपने लाजमी करना है, 2 दिन लगें, आपने डी चौक पे जाना है। लेकिन यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, मलेशिया के वज़ीर आज़म, चीन के वज़ीर आज़म, रशियन डेलीगेशन आ रहे हैं, रशिया के हुकूमत के लोग आ रहे हैं, सऊदी अरब से लोग आ रहे हैं, शंघाई तामन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, और ऊपर से ये एहतजाज की कॉल दे दी गई। अब इसको आप मिलाएं, माजी में तहरीक इंसाफ क्या करती रही। जब सदर शी का दौरा पाकिस्तान था सी पैक के हवाले से, तब भी डी चौक पे बैठे थे, अब भी डी चौक पे एहतजाज करना चाह रहे हैं कि हमें एहतजाज करने दी जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। हालांकि रेड जोन में अब एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। तो ये जो अल्टीमेटम दिया गया उस पर कि हमने लाजमी एहतजाज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इजाज़त मिले इजाज़त ना मिले, हम ये एहतजाज करेंगे, तो आज 2 टोक जवाब इमरान खान साहब को भी दे दिया गया है, अली अमीन गंडापुर को भी दे दिया गया है कि एब्सोल्युटली नॉट, आपको ये एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस हवाले से जो पैगाम, जो जवाब, जो 2 टोक अल्फाज में वार्निंग दे दी गई है, उसमें नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, जो आई जी इस्लामाबाद है उनके साथ, और वज़ारत दाखिला के हुकाम भी मौजूद थे, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और आज के इस फैसले के बाद अगर नाज़रीन ये पीछे नहीं हटते, अपने फैसले को तब्दील नहीं करते, तो कल इस्लामाबाद में कुछ भी हो सकता है, तसादम भी हो सकता है। आज फैसल वाडा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि तहरीक इंसाफ लाशों की तलाश में है ताकि उनकी सियासत चमके। तो क्या कहा है जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने? उन्होंने कहा कि जो कोई भी एहतजाज करने के लिए आएगा फिर वो शिकवा ना करे, एहतजाज पाकिस्तान की कीमत पर किसी को करने नहीं देंगे, और अगर एहतजाज करेंगे और कानून को तोड़ के एहतजाज होगा तो फिर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। किसी को रेड जोन में, इस्लामाबाद में सेक्शन 144 लगा है, एहतजाज की इजाज़त नहीं है। अभी नाज़रीन 2 टोक पैगाम है इमरान खान के लिए भी और गंडापुर के लिए भी, और ये ऐसे है कि एब्सोल्युटली नॉट। और इसमें यह कहना कि हमने तमाम इंतजाम कर लिए हैं और फिर हमसे शिकवा ना करना और किसी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी, तो इसमें मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को भी बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लिए अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है, उसकी कीमत के ऊपर इस एहतजाज को जो है, इसकी डेट को चेंज कर लें। बाकी जो कल होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।